उद्देशिका उद्देशिका की विधि की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उद्देशिका मतलब इसकी विधि की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह अधिनियम के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को स्पष्ट करती है। मुख्य न्यायाधीश डायर का कहना है कि यह एक ऐसी कुंजी है जो विधि निर्माताओं के मस्तिष्क को खोलती है। मुख्य डायर का कहना है कि यह एक ऐसी कुंजी है यानी चाबी है जो विधि निर्माताओं के मस्तिष्क को खोलती है। यह विधायकों और निर्माताओं के आदर्शों व आकांक्षाओं से परिपूर्ण रहती है। जहाँ कहीं असंदिग्धता उत्पन्न हो वहाँ उसका निवारण करने हेतु उसकी सहायता ली जा सकती है। धारा नंबर 2 भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। धारा 2 में लिखा गया है भारत के भीतर यानी पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी किए गए अपराधों का दंड। हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य के लोप के लिए वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। टिप्पणी मतलब समझाया गया है, पर बताया गया है। संहिता का अंतर्देशीय विस्तार। भारत के भीतर किए गए अपराधों के लिए दंड। संहिता की धारा 2 इसके अंतर्देशीय विस्तार का उल्लेख करती है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के अनुबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य के लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। इस प्रकार इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भारत के किसी भाग में अपराध करने का दोषी होता है तो वह इस संहिता के अंतर्गत राष्ट्रीयता, पद, जाति अथवा वंश के भेदभाव के बिना दंड का भागी होगा। मतलब अगर वो कोई दंड या अपराध करता है तो वो इस संहिता के अंतर्गत राष्ट्रीय, पद, जाति, वंश भेदभाव के बिना यानी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसके साथ उसका दंड भोगना पड़ेगा उसको। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के समक्ष समानता के सिद्धांत का संहिता में पूर्ण रूप से पालन किया गया है। विदेशी भी इस संहिता के दायित्व से मुक्त नहीं है। इस संबंध में मुबारक अली बनाम स्टेट ऑफ बम्बई का एक महत्वपूर्ण मामला है। इसमें यह धारण किया गया है कि जब एक पाकिस्तानी नागरिक ने माल का परिधान करने के लिए अपने सामर्थ्य के विषय में कपटपूर्वक मिथ्यापूर्वक का अपराध कारित किया और छल द्वारा मूल्यवान प्रतिफल प्राप्त किया, यानी झूठ बोलकर उसका जो मूल्य था उसको हटा दिया गया और दूसरा यानी इच्छानुसार मूल्य प्राप्त किया गया, तो उसे अपराधी घोषित किया जाना चाहिए। और इस तथ्य को होते हुए भी अपराध किए जाने के समय वह भारत के शारीरिक रूप में विद्यमान नहीं था, दंड संहिता के अंतर्गत इसे दंड दिया जाना चाहिए। शब्द प्रत्येक व्यक्ति यह बहुत महत्वपूर्ण है। शब्द प्रत्येक व्यक्ति का आज से बिना किसी मर्यादा के नागरिकता, निष्ठा, पदवी, स्थिति या हैसियत, जाति, रंग या मत का विचार किए सभी व्यक्तियों के लिए निश्चित ही वह उपबंध संविधान के अनुच्छेद 361(2) का किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन है। किंतु कोई भी निगमती निकाय जैसे कंपनी, कॉरपोरेशन आदि संहिता के किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं बनाया जा सकता जिसको केवल मनुष्य ही कर सकता है। अथवा इसका कहना मतलब ये है कि किंतु कोई भी निगमित निकाय जैसे कंपनी, कॉरपोरेशन आदि संहिता में किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं बनाया जा सकता जिसे केवल मनुष्य ही कर सकता है, यानी मनुष्य के अलावा कोई कर भी नहीं सकता।
अथवा जिसके लिए कारावास अथवा अन्य शारीरिक दंड की व्यवस्था है। अपवाद आ रहा है अब। यद्यपि भारतीय दंड संहिता बिना किसी पद, जाति, वंश, रंग आदि भेदभाव के समस्त व्यक्तियों पर प्रयोज्य होती है, किंतु निम्नलिखित व्यक्तियों को इस संहिता के प्रभाव से मुक्त रखा गया है। राष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रधानमंत्री। किस किस को मुक्त रखा गया है? राष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रधानमंत्री। संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को भारतीय दंड संहिता के क्षेत्राधिकार से मुक्त रखा गया है, लेकिन सन 1975 में किए गए संविधान के 40वें संशोधन द्वारा अब इसमें प्रधानमंत्री को भी सम्मिलित कर दिया गया है। मतलब 1975 में संविधान में 40वें संशोधन किया गया, उसमें प्रधानमंत्री को भी सम्मिलित कर दिया गया। राष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रधानमंत्री पर न्यायालयों में न तो सिविल एवं आपराधिक कार्यवाही ही चलाई जा सकती है और न ही उनके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट ही जारी किया जा सकता है। मतलब राष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रधानमंत्री पर न्यायालयों में न तो सिविल व आपराधिक कार्यवाही चलाई जा सकती है और न ही उनके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट किया जा सकता है। विदेशी सम्राट। किसी भी विदेशी सम्राट को संहिता के अंतर्गत दंडित नहीं किया जा सकता। यह अंतर्राष्ट्रीय विधि का एक प्रस्तावित नियम है। यह मुक्ति उनके प्रदत्त विशिष्ट अधिकारों एवं